हेलो बच्चे लोग, क्विक रिवीजन सीरीज में अब फिर से लेके आया हूं मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्टाफिंग। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, ध्यान से देखना है आपको। पहले ही पीडीएफ मैंने खोल के रखा हुआ है, यहाँ ध्यान से आप लोग देखेंगे कि क्या मैं बोलने वाला हूँ और क्या ये चलने वाला है, कैसे करके ये प्रोग्रेस करेगा ये चैप्टर। ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल ही शॉर्ट, क्रिस्प और क्रंची आपके लिए बना देता हूँ। देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाउंडेशन है ना, ये देखिए, टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग पीपल के ऊपर डिपेंड करता है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल एसेट होता है। ठीक, अब अगर मैं मीनिंग की बात करूं, मीनिंग की बात करते हैं हम लोग, तो मीनिंग में हमने देखा कि स्टाफिंग का मतलब होता है मैनेजरियल फंक्शन है ये, क्या करने का, फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड, भरने का और भरे हुए रहने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोजीशंस हैं उसको। ठीक है ना। और ये कैसे अचीव करेंगे आप, कैसे अचीव करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कितने वर्कफोर्स का, कैसे और कितने वर्कफोर्स का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, प्लेसमेंट होगा, प्रमोशन होगा, अप्रेजल होगा और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि यार देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दो टाइप की मेनली होती है। एक होता है नया ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है पुराना ऑर्गेनाइजेशन। तो इस स्टाफिंग को नए ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम यूज़ करेंगे और स्टाफिंग को पुराने जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम कैसे स्टाफिंग हमारा होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। जो न्यू एंटरप्राइजेज हैं उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का जब काम खत्म हो जाएगा, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम खत्म हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पे आता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का कारोबार हम शुरू करेंगे। ठीक, ओके। तो जब प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का काम हो जाएगा उसके बाद हम लोग स्टाफिंग का काम करेंगे। और स्टाफिंग में हम देखेंगे कि भाई किस तरीके के स्टाफ हम रखें। जब हमारा प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा कितने लोग हमको चाहिए और किस किस पोजीशन पर हमको लोग चाहिए। तो वैसे लोगों की हम भर्ती करेंगे, वैसे लोगों के लिए हम जगह हमने पहले क्रिएट किया हुआ, तो वैसे लोगों को हम चुनेंगे। अगर मैं एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज की बात करूं तो स्टाफिंग जो है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, उसके बाद तीसरा जो हमारा मैनेजमेंट का फंक्शन है स्टाफिंग, वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्टाफिंग के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सारे प्रोसेसेस करेंगे। लेकिन जो ऑन गोइंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर देखो स्टाफिंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं, पुराने एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, फिर कुछ नए एम्प्लॉय आते हैं, तो ये चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी होती है। ठीक है ना। तो नए जॉब क्रिएट होते रहते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आपको ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते रहते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का, ध्यान से देखिएगा, क्या क्या बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को। पहला, सबसे पहले कॉम्पिटेंट पर्सन, वेरियस जॉब्स के लिए पता लगाना, डिस्कवर करना, ऑब्टेन करना। हायर परफॉर्मेंस, राइट पर्सन राइट जॉब पे। कैसे हायर परफॉर्मेंस होगा, राइट पर्सन राइट जॉब पे। कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ कब होगा, जब आपके पास प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग होगी, यानी एक जाएगा और दूसरा आएगा उसकी जगह लेगा, ये प्लानिंग होगी आपके पास। और इसमें हेल्प करेगा क्या, स्टाफिंग आपको। इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो कैसे, देखिए किसी भी पर्टिकुलर जगह पे अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, जितने की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर काम कर रहे होते हैं तो ओवर एम्प्लॉयमेंट होता है, और वहाँ पर क्या होता है, कियोस होता है, जितने की ज़रूरत है नहीं उतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, और स्टाफिंग से आपको पता चल जाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होना चाहिए ताकि आपका काम रुक जाए। तो डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क बाय इंडिकेटिंग इन एडवांस, स्टाफिंग से आपको पहले से ही पता चल जाता है कि भैया शॉर्टेज कितने की होएगी, कितने लोग कम पड़ेंगे, और उतने लोगों की आप रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, उतने लोगों का आप सिलेक्शन कर लेते हैं, उतने लोगों का पूरा स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस आप उसके लिए फॉलो कर लेते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन और मोराल दोनों एम्प्लॉयज़ का हाई रहता है, क्योंकि आप जॉब की असेसमेंट करते हो। जो भी आपने ऑब्जेक्टिव दिया है, जो भी आपने काम दिए हैं, उस काम का फाइनली आप असेसमेंट करते हो और पता लगाते हो कि जो भी हमने काम दिए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए गिवन टाइम फ्रेम में।
अब हमने एक सवाल लिया यहाँ पे, व्हाई स्टाफिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड एफिशिएंटली और व्हाट इज द एसेंस ऑफ एफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन। देखो दोनों में से कोई भी सवाल आ सकता है और उसका उत्तर प्रॉपर यहीं पर है। स्टाफिंग फंक्शन एफिशिएंटली बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करना चाहिए अगर राइट क्यों करना चाहिए, क्यों, इसलिए कि अगर राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज अवेलेबल नहीं है, राइट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज अवेलेबल नहीं है तो मटेरियल खराब होगा, टाइम खराब होगा, एफर्ट, एनर्जी, जिससे आपकी लोअर प्रोडक्टिविटी और पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट आएंगे। द एंटरप्राइज विल नॉट बी एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबली। समझ रहे हो बात को? तो प्रॉफिटेबली आप नहीं कर सकते। राइट, सो इसलिए एसेंशियल दैट राइट काइंड ऑफ पीपल मस्ट बी अवेलेबल इन राइट नंबर एट द राइट टाइम। ये 3 बातें याद रखनी है, राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट नंबर ऑफ पीपल एट राइट टाइम। तो 3 बातें, 3 फ्रेज हैं, तीनों फ्रेजेस को आपको ध्यान पर रखना है। अब ध्यान देना है कि क्या स्टाफिंग है, क्या स्टाफिंग एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन है? क्या स्टाफिंग जो है पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है? आपको क्या ध्यान देना है, क्या स्टाफिंग एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है का पार्ट है? तो आपको देखना है कि हाँ भाई ये पार्ट है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, ऑल मैनेजर्स नीड टू परफॉर्म, एवरी मैनेजर हैज टू परफॉर्म इट। ठीक है, हर मैनेजर का जॉब होता है कि अपने जो पोजीशंस खाली हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको भरना और भरे रहना, रिमेन ऑक्यूपाइड विद क्वालिफाइड पीपल। ठीक है, मैनेजिंग ह्यूमन कंपोनेंट, ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन कंपोनेंट को मैनेज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस भाई साहब इसी चीज पे तो डिपेंड करता है कि कितने अच्छे आपके यहाँ लोग हैं। छोटे ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई बात नहीं, मैनेजर ही सारा काम संभाल लेगा, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो इसके लिए भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे और वो डिपार्टमेंट्स लायबल होंगे उस काम को करने के लिए। तो तब जाकर के आपको एक सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। फाइन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज हैं, ड्यूटीज हैं जो उन्हें परफॉर्म करना चाहिए। इस पॉइंट पर हम सीधे पहुंच गए। तो रिक्रूटमेंट का मतलब धराधर देखिए, रिक्रूटमेंट का मतलब सर्चिंग, याद रखना है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? सर्चिंग। रिक्रूटमेंट का मतलब सर्च फॉर क्या, व्हाट, क्वालिफाइड पीपल, सर्च फॉर क्वालिफाइड पीपल। अच्छा, उसके बाद दूसरा काम क्या होता है? एनालाइजिंग जॉब्स, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जॉब के बारे में और जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना। फिर कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान डेवलप करना। भाई जो एम्प्लॉय को काम दोगे, जो आएगा आपके यहाँ काम करेगा, उसको कंपनसेशन तो दोगे, इंसेंटिव प्लान तो उसका कुछ होगा, और फिर उसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना ताकि वो परफॉर्मेंस उसका एफिशिएंट हो, उसका करियर ग्रोथ भी हो। और लेबर रिलेशंस, यूनियन मैनेजमेंट, इन सबको मैनेज करना। अगर कोई ग्रीवेंस है तो उसको हैंडल करना। सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज प्रोवाइड करना, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉसूट्स, ये सारे काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं, एचआरएम के होते हैं। ठीक है, तो जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो इन सारे फंक्शंस के लिए ना, ये जो आपने 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शन देखे, इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। नहीं तो क्या होता है, छोटा अगर होता है तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, वो सारी चीजें संभाल लेता है। ओके, स्टाफिंग प्रोसेस, कहाँ से प्रोसेस शुरू करता है? ये प्रोसेस मतलब ये स्टेप्स हैं, स्टाफिंग कैसे होगा, बहुत ही फटाफट में आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना, कितने लोग आपको चाहिए। ठीक, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? तो जब भी कभी मैन पावर रिक्वायरमेंट को आप एस्टिमेट करें तो कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहली बात ध्यान में रखनी होती है, आपको सोशल एस्पेक्ट को चिन्हित करना है, ऑपरेशनलिटी को देखना है, वर्कलोड एनालिसिस करनी है, वर्क फोर्स एनालिसिस करनी है, ये सारी चीजें करेंगे और मैन पावर रिक्वायरमेंट तब एस्टिमेट होगा। सोशल एस्पेक्ट को आप देखेंगे कि भाई महिलाओं को, उसके बाद जो भी फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनको आप प्रमोट कीजिए, उनके लिए जॉब क्रिएट कीजिए और उनको भी जॉब दीजिए। ऑपरेशनली का मतलब मैन पावर रिक्वायरमेंट डिफरेंट जगहों पे कितनी है, वर्कलोड क्या है और उस हिसाब से आपको कितने लोगों की आवश्यकता है।
वर्क कैसा है, तो वर्क लोड की मतलब बात हो गया। देखो ये वर्क लोड मैंने लिखा, वर्क लोड का मतलब होता है असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस जॉब्स एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज वर्क लोड एनालिसिस। एंड वर्क फोर्स मतलब नंबर एंड टाइप अवेलेबल, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा कि आप अंडर स्टाफ्ड हो या आप ओवर स्टाफ्ड हो या ऑप्टिमली स्टाफ्ड हो। तो ये तमाम चीजें जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अंडर स्टाफ्ड हो, ओवर स्टाफ्ड हो या आप ठीक ठाक स्टाफ है आपके पास। क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये पता लगाने के लिए करते हैं कि ओवर स्टाफिंग है या अंडर स्टाफिंग है। अगर ओवर स्टाफिंग है तो भाई एम्प्लॉय को रिमूव करो क्योंकि अननेसेसरी बर्डन है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। अगर अंडर स्टाफिंग है तो बहाल करो, नए लोगों को लो, ठीक। दूसरा आपका प्रोसेस होता है, जब आप पहला आपने एनालिसिस आपने कर लिया, उसके बाद रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आपको समझ लेना है कि रिक्रूटमेंट का मतलब पहले ही मैंने बताया है, तो प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। दो बातें आपको देखनी है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को ढूंढना और उनको स्टिमुलेट करना, जागृत करना कि जॉब पोजीशन को वो भरे, ठीक है ना। आपको यह भी समझना चाहिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स रिक्रूटमेंट के एक्सप्लोर करने चाहिए। इंटरनल का मतलब कि इंटरनल का जो इस्तेमाल है आप लिमिटेड एक्सटेंट तक करिए और एक्सटर्नल का ज़्यादा करिए, क्योंकि इंटरनल के बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात मैं बता दूँ, इंटरनल में आपका क्या होता है, लिमिट होता है, लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपको मिल सकते हैं और वहाँ से बेस्ट आप चूज कर सकते हो। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तीसरा जो पड़ाव है वो है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स, ठीक है ना, जो आपने रिक्रूटमेंट के स्टेज पे डेवलप किया। अगर इस हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स हैं तो चॉइस स्पेस नैरो होता है और सिलेक्शन प्रोसेस भी काफ़ी भारी भरकम होता है। ओके, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब जो भी आपने चुना है उसके लिए एक पोजीशन क्रिएटेड है, उस पोजीशन पे उसको प्लेसमेंट का मतलब एम्प्लॉइज जो पोजीशन या पोस्ट जिसके लिए आपने लोगों को चुना है उस पर उसको बिठा देना, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब आप क्या करते हो, यहां जो ओरिएंटेशन का मतलब है, प्लेसमेंट का मतलब बताया मैंने, ओरिएंटेशन का मतलब ये हो गया कि आप कैसे आपका काम चलता है, कैसे आप काम करते हो, आपके इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, हुज हु क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, प्रोसेसेस क्या हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं वो किस तरीके से लॉन्ग टर्म व्यूज़ क्या हैं, शॉर्ट टर्म व्यूज़ क्या हैं, जिसको हम कहते हैं मिशन क्या है और विजन क्या है, इस सब के बारे में आप उसको बताएंगे, नए एम्प्लॉयज़ को बताएंगे। उसके बाद हम पहुंचते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। तो जब मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे पहुंचता हूं तो भाइयों जब मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे पहुंचता हूं तो पता है आपको क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय की इच्छा होती है कि यार मैं यहाँ से मेरा करियर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे को नए नए स्किल्स सीखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब भी होता है नए नए स्किल्स अडॉप्ट करना, उनको सिखाना और उनको एडेप्ट करना, ताकि उनका करियर प्रोस्पेक्ट क्या हो, बड़ा हो, उसका करियर प्रोस्पेक्ट आपका वाइडर हो, ठीक है। उसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब ये क्या होता है कि जो भी परफॉर्मेंसेज होते हैं, जब एंड होता है, ईयर एंड होता है, तो वहाँ पर हम जो भी परफॉर्मेंसेज होते हैं एम्प्लॉयज़ के, उन परफॉर्मेंसेज को हम मेजर करते हैं और हम देखते हैं कि जो सेट टारगेट थे उसको कितने लोगों ने अचीव किया या कितना अचीव किया, स्टैंडर्ड को अचीव किया कि नहीं किया। दैट इज व्हाट कॉल्ड प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड को, करंट और पास्ट परफॉर्मेंसेज को आप करते हो, इवैल्यूएट करते हो, ठीक है। फिर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग करते हो। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग का मतलब होता है कि हर एक एम्प्लॉय को आप प्रमोशन का एक जो है ना विकल्प देते हो कि अगर आपने अप्रेजल में अगर बंदे ने अच्छा काम किया, स्टैंडर्ड को मीट किया या उससे ऊपर गया है, उससे ऊपर का हाई डिग्री का परफॉर्मेंस उसका है, तो लेट हिम हैव सम गिव सम टाइप ऑफ प्रमोशंस आल्सो, सो दैट ही मे फील that he has been awarded for the good work done.
राइट। सो उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मोराल बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसकी लॉयल्टी भी बढ़ेगी। ओके, और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा। देयर आफ्टर वी आर हैविंग कंपनसेशन। भाई बहुत बड़ी जरूरी बात है, एक बात समझिए, आप जो काम करते हो किस बात के लिए करते हो? पैसे के लिए करते हो ना, तो ये कंपनसेशन का मतलब यही है। तो राइट कंपनसेशन, राइट जॉब के लिए राइट कंपनसेशन, फेयर जॉब के लिए फेयर कंपनसेशन, इक्वल कंपनसेशन, इक्विटी होनी चाहिए यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कंपनसेशन, पे और रिवार्ड्स गोइंग टू एम्प्लॉइज। व्हाट इसमें दो टाइप, टाइम बेस्ड या परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकता है। टाइम बेस्ड का मतलब होगा कि जो भी सैलरी वेजेज हैं उसको डेली, वीकली, मंथली आप पे करते हो। परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है आपका। देयर आर रिक्रूटमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आगे। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे। तो दो सोर्स हमारे होते हैं बच्चों, एक होता है रिक्रूटमेंट के दो सोर्स, इंटरनल सोर्स, और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स, दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल सोर्स। ये रहा हमारा एक्सटर्नल सोर्स। तो पीछे हम चले जाते हैं, पहले इंटरनल सोर्स की बात करते हैं, कथा समाप्त होने के बाद इंटरनल वाला हम लोग एक्सटर्नल पे जाएंगे। इंटरनल सोर्स कैसे हो सकते हैं? ठीक, ट्रांसफर से हो सकता है। भाई एक जगह काम कर रहा था, उसको उठा के दूसरी जगह रख दो। एक डिपार्टमेंट कर रहा था, दूसरी जगह खाली है जगह, वहां उसको भेज दो, दैट इज ट्रांसफर। ठीक, ट्रांसफर से इसकी क्या यूटिलिटी है? गुड सोर्स है ना। एम्प्लॉइज फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट, ये प्रैक्टिकली हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज होता है। ठीक है, ये याद रखना है। जो ट्रांसफर होता है ना, देखो तुमको क्वेश्चन कहां से पूछेगा, तुमको प्रश्न कहां से पूछेगा? ट्रांसफर इज प्रैक्टिकली अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, याद रखना है। समझ गए? इसमें से यही टेक अवे है, यही ले जाओ तुम। क्या सावधानी बरतनी है? ट्रांसफर के टाइम में ध्यान क्या रखना है कि एम्प्लॉय टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर जॉब इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये बात ध्यान में रखनी है, ये प्रिकॉशन रखना है। ठीक है ना। प्रमोशंस, अब प्रमोशन कर सकते हो, यानी कि एक बंदे को हायर हिरार्की पे लेके पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी इंटरनल स्टाफिंग हो सकता है, इंटरनल सोर्स इस तरीके से काम कर सकता है, हायर पोजीशन पे जा सकता है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएंगी। इसके मेरिट्स क्या है? कुछ मेरिट्स भी हैं, है ना, साथ में डिमेरिट्स भी। देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल होता है, तो ऐसे यहाँ पर कुछ मेरिट्स होंगे और कुछ डिमेरिट्स होंगे। तो पहले मेरिट्स के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि भैया पहले तो बुराई खूबी देखेंगे, फिर बाद में बुराई देखेंगे, है ना, हम लोग पॉजिटिव आदमी हैं। तो एम्प्लॉइज मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, ठीक, क्योंकि भैया उसका प्रमोशन हो सकता है, उसका यहाँ से अच्छी जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। भाई जाना पहचाना बंदा है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई इतना लंबा चौड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इतना जो लंबा चौड़ा चीज़ करने की जरूरत है नहीं। जो मैं एक्सटर्नल में कर दिखाऊंगा आपको कि क्या क्या स्टेप्स हमको लेने पड़ते हैं, वो सब कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं। सीधा एक आपने क्या किया, ट्रांसफर लेटर यहाँ से इशू कर दिया, हेड ऑफिस से ट्रांसफर लेटर आया, पकड़ाया बंदे को, गया वो दूसरी जगह पर ज्वाइन किया, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, सब स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रहेगा। ओके। टूल ऑफ ट्रेनिंग भी हो सकता है, बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कफोर्स, जहां पर सरप्लस है वहां से दूसरी जगह भेज दो आपको, चीपर तरीका है जगह को भरने का, फिलअप करने का। लिमिटेशंस भी है, देखो जब वैकेंसीज इंटरनल प्रमोशन से होगा तो फ्रेश टैलेंट नहीं मिलेगा आपको। सो कंप्लीटली आप इंटरनल रिक्रूटमेंट पे अगर डिपेंडेंट हो तो आप न्यू ब्लड का इन्फ्यूजन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन कई बार हैम्पर हो जाता है, कई बार स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हैम्पर हो जाता है। देखो तुमको यहाँ पर केस स्टडी देगा, पूछेगा ये कौन सा फंक्शन की बात हो रही है, किस तरीके की एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, इंटरनल सोर्स की बात हो रही है। इंटरनल सोर्स की बात हो रही है तो इसके दो मेरे को लिमिटेशन बताओ। तो दो लिमिटेशन तुमको अच्छे से याद क्या रहेगा? पहला, थ्रू इंटरनल प्रमोशन द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट, ये तुम अपने मन से लिख सकते हो। ये लेथार्जिक वाला पॉइंट भी कर सकते हो, ये पॉइंट तो मस्ट डालना, ये पॉइंट मस्ट डालना पहला वाला। दूसरे और चौथे में चॉइस रखना, ठीक है, चाहिए लिखना, तो 2 या 3 से ज्यादा तुमको पूछेगा नहीं, इसलिए रेस्ट अश्योर्ड। देन देयर इज एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब, एक्सटर्नल सोर्स यानी बाहर से लोगों को ला रहे हो तुम, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है। इसके कुछ मेथड्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होगा, एक नोटिस आप प्लेस कर देते हो नोटिस बोर्ड पे,
है ना, जॉब अवेलेबल है उसके बारे में। जॉब सीकर बाहर आते हैं प्रेमाइसेस के बाहर, वो देखते हैं और सिलेक्शन जो है स्पॉट पे ही होता है, ठीक है ना। और आपको क्या याद रखना है इसमें, याद क्या रखना, व्हाट इज द टेक अवे, मेन टेक अवे क्या है। देखो मेन टेक अवे क्या है, मेरा व्यू पॉइंट तुम लोगों को ये बता, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज फॉलोड बाय यूजुअली फॉर कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स। याद रखना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कहां किया जाता है, जहां पर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स की बात हो। ऐसे वर्कर्स को हम कैजुअल या बदली वर्कर्स भी बोलते हैं और उनको डेली बेसिस पे वेजेस पे करते हैं। याद रखना है यार, बदली वर्कर क्या होता है, पूछ देगा तुम ऐसे मुंह बोल दोगे, मुंह नहीं बोलना है, ऐसे खुलना नहीं है। सूटेबल कहां पर है, देखो सूटेबिलिटी बता दिया मैंने, कैजुअल वैकेंसी को भरने के लिए जहां पर रश ऑफ वर्क हो और सम परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट। कैजुअल कॉलर्स, सर ध्यान से देखिएगा कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं, ये अच्छे से समझिएगा। बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अनसॉलिसिटेड डेटा, जैसे मान लीजिए मैंने ना, मेरे को नौकरी चाहिए, मैं जाता हूँ, मैं XYZ कंपनी में जाता हूँ, अपना रिज्यूमे वहाँ दे के आता हूँ, अपना बायोडाटा वहाँ दे के चलाता हूँ, चला आया घर पे बैठ गया, उनके डेटाबेस में वो है, जब कभी उन्हें जरूरत पड़ेगी वो मुझे कॉल करेंगे। इस टाइप की वैकेंसी जो होती है एक्सटर्नल सोर्स, उसको हम कैजुअल कॉलर्स बोलते हैं। समझ गए। मेरिट क्या होता है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटिंग वर्कफोर्स इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज। अगला हम कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट, यानी अखबारों में, न्यूज़पेपर में, इन सब में हम एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं और उसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को। डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसका डिसएडवांटेज है कि फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स आ सकता है और कभी कभी तो आपके अनसुटेबल में बेकार कैंडिडेट आ जाएंगे यार, जिसको कुछ आता नहीं है वो भी पहुंच जाएगा, है ना, ये बड़ा गड़बड़ होता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एडवांटेज भी देख लो। Advertising vacancies is that more information about the organization and job can be given in the advertisement, ठीक है ना, वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट मिल सकता है, ये आपको एक एडवांटेज हो सकता है। लेकिन डिसएडवांटेज हो सकता है, बहुत सारे रिस्पॉन्स आ सकते हैं और उसमें अनवारंटेड रिस्पॉन्स भी आ सकते हैं, जो नालायक लोग हैं वो भी पहुंच सकते हैं। यानी नालायक मतलब ये नहीं, मतलब ऑफेंसिव मत होना, नालायक का मतलब है कि उस काम के लिए उसके पास प्रोफिशिएंसी नहीं है, स्किल नहीं है, वो किसी और काम के लिए स्किल है, इस काम के लिए नहीं है, ठीक है, मेरा मतलब ये है। ऑफेंड मत होना बच्चों। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अच्छा ये तो पुरानी कहानी हो गई, आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम का कोई बात नहीं है, पहले होता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो यहाँ पर अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए लोग अपना अपना रिज्यूमे दे करके छोड़ देते हैं, अपना बायोडाटा देके यहाँ पर छोड़ देते हैं। ये सरकार द्वारा संचालित एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज होते हैं, जब कभी कंपनीज को जरूरत पड़ती है, कंपनीज यहाँ से लोगों के को उठाती है, लेती है। ड्रॉबैक क्या, एडवांटेज क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ब्रिज की तरह काम करती है, एक ब्रिज की तरह काम कर गया, ये ब्रिज हो गया, तो ये यहां हो गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और यहां हो गया तुम्हारा कंपनी, इसके बीच में एक ब्रिज का काम किया, बस हो गई बात। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है क्या बोला मैंने, नॉट अप टू मार्क है, अप टू डेट होता है, ठीक है ना, नॉट अप टू डेट होता है इसका। अब सरकारी कार्यक्रम होता है ना भाई साहब, तो कई बार इनका जो डेटा बेस है वो अपडेटेड नहीं होता, तो लोग आपको वो रेफर कर देंगे जिन लोगों के पास में जो स्किल आपको चाहिए वो स्किल उनके पास है नहीं। प्लेसमेंट एजेंसी, हाँ ये नया सिस्टम है, ठीक है, ये वैसे ये नया अब नहीं है रहा, कई सालों से ये जो है चल रहा है, अब नया नहीं है, बात आप मान सकते हो। तो टेक्निकल और प्रोफेशनल एरियाज में प्राइवेट एजेंसीज, प्रोफेशनल बॉडीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स ये होते हैं और नेशन वाइड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसा आपने पहले बायोडाटा इनके पास आता है, लोग क्या करते हैं, इनके यहाँ जाते हैं, इनको 200, 400, 500 रुपये में इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपना बायोडाटा उनको दे देते हैं, फिर कंपनीज इनको बोलती है कि भाई मेरे को ये रिसोर्स पर्सन हो गए, कंपनी इनको बोलती है भाई मेरे को बंदे दो, तो ये कहते हैं किस टाइप का चाहिए, उनका जॉब प्रोफाइल आता है, यहाँ पर ये अपने डेटाबेस में जो बायोडाटा आए हुए हैं उस डेटाबेस में बायोडाटा को फिल्टर आउट करते हैं कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिर उसको ये फॉरवर्ड करते हैं और फिर इनको कॉल जाता है जॉब सीकर्स को और वो आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। समझ गए। एडवांटेज क्या होता है, प्रोफेशनल रिक्रूटर्स कैन एंटाइज द नीडेड टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम अदर कंपनीज बाय मेकिंग द राइट ऑफर्स, तो ये बात हो सकती है। बीच में एक बिचौलिया का काम किया इसने। अब अगर हाईली टैलेंटेड पर्सन है
तो उसको एक मीडिएटर मिल गया और ये मीडिएटर उसको बोलेगा कि भाई उस कंपनी में जॉब कर ले, या उस कंपनी को बोलेगा ये बंदा ज़बरदस्त है, इस बंदे को आप अपने यहाँ रखिए। ये जो, और ये बंदे से ही बात कर रहा है जो जॉब सीकर है और जो जॉब प्रोवाइडर है, दोनों के साथ तालमेल बना करके और सूटेबल कैंडिडेट प्रोवाइड करवा देता है। उसका कैंपस रिक्रूटमेंट, देखो 12वीं पास करोगे, कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जब साल 2 साल निकालोगे तो कैंपस रिक्रूटमेंट होगा। कैंपस मतलब कंपनियां आएंगी तुम्हारे कैंपस में, तुम्हारे कॉलेज कैंपस में आएंगी और वो तुमको कहेंगी भैया आओ इंटरव्यू के लिए, तुमको वही नौकरी मिल जाएगी भाई। ये खास करके जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, या ऐसे जो स्किल बेस्ड कॉलेजेस हैं, हाईली स्किल बेस्ड कॉलेजेस हैं, वहां पर कैंपस सिलेक्शंस होते हैं। या आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस में भैया कैंपस सिलेक्शन होता है, मैनेजमेंट कॉलेजेस में कैंपस सिलेक्शन होता है, लॉ कॉलेजेस में कैंपस सिलेक्शन होता है। जितने प्रोफेशनल या स्किल बेस्ड या नॉर्मल ग्रेजुएशन भी है, उन कॉलेजेस में भी कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। तो भैया देखो, एडमिशन लेना तो CUET के थ्रू लेना, तो अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसका चेक कर लेना कि इसका रिक्रूटमेट का क्या हिसाब किताब है, कैंपस प्लेसमेंट कैसा होता है, कैसी कंपनियां आती हैं, एवरेज सैलरी क्या जाती है, और वैसे कॉलेज को भी चुनना। चलो, रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉइज, कई बार रिकमेंडेशंस होते हैं एम्प्लॉइज के, मैंने रिकमेंड कर दिया भैया मेरा भतीजा है और वो मैंने उसको नौकरी पे लगवा दी, नौकरी खाली है, मैंने अपने भतीजे को बोला कि भाई चल यहाँ पर जॉब है हमारी कंपनी में आ जा, वो इंटरव्यू देगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दैट इज रिकमेंडेशन। फ्रेंड्स को, किसी को। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ये बात ध्यान रखना है, ये इंजीनियरिंग में ज़्यादातर होता है। जैसे मान लीजिए लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, ठीक है ना, लार्सन एंड टुब्रो का एक सब कॉन्ट्रैक्टर है ना, APZ कंपनी, APZ इंजीनियरिंग, ठीक है ना। लार्सन एंड टुब्रो का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है और एक सब्सिडियरी कंपनी है APZ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। लेबर कॉन्ट्रैक्टर की बात हम कर रहे थे, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि लार्सन एंड टुब्रो एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है और एक है APZ एंटरप्राइजेस। APZ एंटरप्राइजेस के जो है वो लार्सन एंड टुब्रो को का जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें जो इलेक्ट्रिकल जो एरिया है, जो इलेक्ट्रिकल एरिया, उसके लिए लार्सन एंड टुब्रो क्या करती है, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर होती है, सरकार उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है। और लार्सन एंड टुब्रो क्या करती है, APZ इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के लिए APZ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि भाई तुम मेरे को प्रोवाइड करना और मैं इसको प्रोवाइड करूंगा। ऑलराइट, अब APZ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के पास भी कई एम्प्लॉइज काम करते हैं और वो काम किसके लिए, मेन प्रोजेक्ट किसका है, लार्सन एंड टुब्रो का है। लार्सन एंड टुब्रो को लगा कि यार ये आदमी तो बहुत ही लायक है, तो उसने कहा कि इसको यहाँ से उठा लेते हैं, अपने पेरोल पे रख लेते हैं। तो इस तरीके से जो होता है उसको हम बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। समझ गए। डिसएडवांटेज इसके क्या होते हैं, तो कई बार एडवांटेज भी होते हैं, ठीक, आसानी से मिल जाता है, समझ गए। डिसएडवांटेज क्या होता है कि इफ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ डिसाइड्स टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, अब ये बात भी है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर खुद कहे कि भाई मैं तेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा, APZ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस बोले कि भाई लार्सन एंड टुब्रो तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट से हमको नहीं लेना देना, हम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं जुड़े रहेंगे, तो भाई इसके जो बंदे थे वो बंदे भी हो सकता है चले जाएं इसके साथ, लेकिन क्यों जाएंगे, हैं क्यों जाएंगे, वो तो बढ़िया कंपनी मिली है ना, तो बढ़िया कंपनी में रहेंगे ना यार, इसके साथ क्यों जाएंगे, बड़ी कंपनी मिली है, बड़ी कंपनी के साथ रहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है इसके दबाव में आकर के वो वहाँ से निकल जाए और चला जाए, ये हो सकता है, ये ऐसी बात नहीं है। टेलीविजन पे एडवर्टाइज कर दो, वेब पब्लिशिंग कर दो, इंटरनेट पे कितने सारे, ये मैंने वेबसाइट के नाम भी लिखे हैं, www.naukri.com, jobstreet.com, simply hired, indeedjob.com, ये सारे हैं। एक्सटर्नल सोर्स के कुछ मेरिट्स भी हैं, ध्यान से देखना है बेटा। क्वालिफाइड पर्सनल मिल जाते हैं, वाइडर चॉइस मिल जाता है, फ्रेश टैलेंट मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो जाती है। जैसे ही आपने बाहर से बंदे लेके आए वैसे अंदर में भी नहीं कहेगा यार बाहर वाला आ गया है ना, चलो यार यहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाता है, हम बीट करेंगे इसको। जैसे ही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगा, कंपनी एक्सटर्नल सोर्सेज को टैप करेगी तो एग्जिस्टिंग स्टाफ में कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा और हार्डर काम करेंगे। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं बंधु। क्या होगा, एग्जिस्टिंग स्टाफ कहेगा यार हम में से कोई टैलेंटेड नहीं था क्या जो बाहर वाले को बुला लिया, दो डिससेटिस्फेक्शन हो सकती है। ये एक लेंथी प्रोसेस है भाई, सही बात है, बाहर से अगर लाओगे तो लेंथी प्रोसेस है ही, अंदर वाला ले लो फटाफट काम हो जाएगा, ठीक, और कॉस्टली प्रोसेस भी है, कोई बात नहीं। दूसरा प्रोसेस हमने लिया सिलेक्शन का। दोस्त सिलेक्शन का मतलब समझो, जैसे ही आइडेंटिफाई कर लिया, चूज कर लिया बेस्ट पर्सन को,
अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, पहले जांच करेंगे कागज पत्र का कि इसका कागज वागज ठीक है कि नहीं है, ये बंदा सूटेबल है कि नहीं है, कागज पत्र के माध्यम से प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर सिलेक्शन टेस्ट होगा, कई सारे टेस्ट हम ले सकते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकते हैं, है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, लर्निंग न्यू स्किल, ये एप्टीट्यूड है कि नहीं है, ये याद रखना है तुमको। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब लर्निंग न्यू स्किल का पोटेंशियल है कि नहीं है, इस बंदे के अंदर डेवलप करने की कैपेसिटी है कि नहीं है, फ्यूचर सक्सेस स्कोर क्या है इसका, ठीक है ना। पर्सनालिटी टेस्ट होता है, अच्छा ये बंदे का इमोशनली स्टेबल है कि नहीं है, इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं, मैच्योर है कि नहीं है, वैल्यू सिस्टम क्या है, 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, है ना, और आप उसका समीचीन जवाब दोगे या ऐसे किसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा और यहाँ पर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को चेक कर लिया जाएगा कि इमोशनली आप स्टेबल है कि हो कि नहीं हो, हैं। ये तो नहीं कि भाई बात बात में झगड़ पड़ते हो, हाँ, फिर आपको कैसे ऑर्गेनाइजेशन रखेगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब आपकी एग्जिस्टिंग स्किल, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के स्किल से मैच करती है कि नहीं करती है, आप इसमें कितने प्रोफिशिएंट हो, प्रोफेशनल जो भी आपका टेक्निकल ट्रेनिंग है उसके अंदर। इंटरेस्ट टेस्ट कर सकते हैं आप, है ना, कि उस जॉब के लिए उसको मजा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। एम्प्लॉय का इंटरेस्ट कैसा है ये पता लगा सकते हैं आप इससे। अब देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होगा, ठीक है ना, फॉर्मल होगा, इन डेप्थ कन्वर्सेशन होगा, इवैल्यूएट करना है एप्लीकेशन के सूटेबिलिटी, एप्लीकेंट की सूटेबिलिटी को, ये तमाम चीजें होंगी। प्रेजेंट टाइम में इंटरव्यूई ऑल्सो सीक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरव्यूअर, ऐसा भी हो रहा है। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होगा, भाई किसके आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने 2-3 रेफरेंसेस दिए होंगे, उन रेफरेंसेस को टेलीफोन करके या मेल करके उनसे आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। फिर सिलेक्शन का डिसीजन होगा, हाँ भैया फाइनल डिसीजन है, तुम मेरे हो, तुम अब मेरे हो, ठीक है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक, कि जिस काम के लिए आपको लिया जा रहा है मेडिकली फिट हो या नहीं हो, और इस सब के बाद जॉब ऑफर मिलेगा, भाई जॉब ऑफर मिलेगा। जॉब ऑफर मिलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करेंगे, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए इसमें कुछ चेकलिस्ट होंगे, टिपिकल हेडिंग्स होंगे, जॉब टाइटल क्या होगा, तेरी ड्यूटीज क्या होगी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, कब से कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है ना, सर्विस रेट्स ऑफ पे अलाउंसेस किस बेसिस पे होंगी, तमाम चीजें आपकी होंगी। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, देखो यार जब तुम्हारा आ गए तुम तो तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग कितना बेनिफिशियल है वो हम देखेंगे कि ट्रेनिंग कितना बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है और कितना बेनिफिशियल ये एम्प्लॉय के लिए है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, सिस्टमेटिक लर्निंग होगी, हिट एंड ट्रायल मेथड से ज़्यादा बढ़िया है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, है ना, फ्यूचर मैनेजर को तैयार करेगी, ठीक है ना, एम्प्लॉय की मोराल को बढ़ाएगी, एब्सेंटिज्म घटेगा, एम्प्लॉय टर्नओवर आपका घटेगा, ठीक है ना। एम्प्लॉय को क्या फायदा होगा, स्किल्स बढ़ेंगे, नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है ना, बेटर करियर ऑप्शंस उसको फ्यूचर में मिलेंगे, फाइन, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, ज्यादा कमा सकता है, एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट, हैंडल मशीन्स, लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स, सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेगी। बहुत सिंपल है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट एजुकेशन पर ध्यान से देखना है, ट्रेनिंग का मतलब क्या, प्रोसेस बाय विच एटीट्यूड स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज्ड, ठीक। डेवलपमेंट का मतलब क्या, ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक। ट्रेनिंग जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है लेकिन डेवलपमेंट एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो याद रखना है कि डेवलपमेंट का मतलब कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि एम्प्लॉय को हेल्प करेगी ग्रो करने में। एजुकेशन, इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज, सो अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। एजुकेशन इम्पार्ट्स क्वालिटीज ऑफ माइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पर लिखा है। एजुकेशन शिक्षा से क्या मिलती है, तुम जो शिक्षित हो रहे हो, परीक्षाएं दे रहे हो, पास कर रहे हो, इसका क्या अर्थ, इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारी माइंड की क्वालिटी, कैरेक्टर की क्वालिटी, अंडरस्टैंडिंग जो है ना किस चीज की, एनालिसिस की, सिंथेसिस की, ये सब ऑब्जेक्टिविटी की तुम्हारी बढ़ती है, तुम्हारी एनालिटिकल पावर बढ़ती है, सिंथेटिकल पावर बढ़ती है, ऑब्जेक्टिविटी तुम्हारी बढ़ती है। सो ब्रोडर होता है ट्रेनिंग से, याद रखना, ये लाइन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछ सकता है सीधा का सीधा मित्रों। सो ट्रेनिंग इज टाइड टू द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोर देन टू द गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो ट्रेनिंग किससे टाइड है, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल से नहीं। ट्रेनिंग मेथड्स क्या हो सकते हैं,
ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द जॉब का मेथड होता है जहां पर वर्क प्लेस पे ही सारा काम, सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। ऑफ द जॉब का मतलब होता है वर्क प्लेस से बाहर जाकर के। इसका मतलब होता है लर्निंग बिफोर डूइंग, यार याद रखना है। ऑफ द जॉब का मतलब लर्निंग बिफोर डूइंग, और ऑन द जॉब का मतलब लर्निंग वाइल डूइंग, लर्निंग वाइल डूइंग। समझ गए? याद रखना है, भूलना मत। ऑन द जॉब मेथड में क्या क्या चीजें होती है? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, भैया एक नया नवेला बच्चा आया है, उसको नई नई चीजें सिखा रहे हो, है ना। एक क्या हो गया, एक बड़ा बहुत बड़ा मैकेनिक है, उस्ताद जी के यहाँ 4-5 लड़के काम कर रहे हैं, वो सब उस्ताद जी से सीख रहे हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो गया। सिंपल है यार, उस्ताद जी, तुम अपनी स्कूटी, बाइक, कार वगैरह ठीक कराने जाते हो ना, वहाँ एक उस्ताद जी होता है, बड़ा वाला इंजीनियर, बड़ा वाला मैकेनिक, उसका छोटे छोटे मैकेनिक होते हैं, वो सारे उसे सीख रहे होते हैं, नए स्किल सीख रहे होते हैं। दे आर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कोचिंग, ठीक है, इसमें सुपीरियर क्या करता है? अपने जूनियर को गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, और एज अ कोच वो उसको ट्रेन करता है, ठीक है ना। सो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है। अच्छा देखो, तुम अभी ग्रेजुएशन कर लोगे, हाँ, बीकॉम करोगे, बीबीए करोगे, जो भी करोगे, जो भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करोगे, तो फाइनल ईयर में क्या करोगे? तुम ना इंटर्नशिप के लिए जाओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा, इंटर्नशिप करके आनी, तो किसी पर्टिकुलर जगह पर तुम जाओगे, इंटर्नशिप करो। मतलब कि अगर मान लो बैंक में जाते हो और बैंक में इंटर्नशिप करनी है, तो तुम बैंक में हाउ बैंक फंक्शंस, how the internal proceedings of the bank take place, you learn that there, you know, so that is what called internship. You try to know the skills, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं जॉब रोटेशन। भाई साहब, जॉब रोटेशन का मतलब देखो, तुम ना एक काम कर रहे थे, अब वहां से क्या हो गया, तुमको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, इसको ही हम बोलते हैं जॉब रोटेशन। बंधु समझ गए? जॉब रोटेशन से क्या होगा? आप इंटरेक्ट करेंगे अदर एम्प्लॉइज से, जिससे आपका फ्यूचर कॉपरेशन जो है अमंग डिपार्टमेंट्स बढ़ेगा, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर इस तरीके से आपने काम किया है, रोटेट करके काम किया है, तो काफ़ी सारी स्किल्स आप सीख गए हो। और अगर वहाँ मान लीजिए वैकेंसी होती है, वहाँ कोई छोड़ के जाता है, तो यहाँ से उठा करके वहाँ डाल दे, क्योंकि इस बंदे को भी आता है ना, वो काम करने आता है। दैट इज़ वाई ऑफ द जॉब मेथड। देखो यार, तुमको भेज दिया क्लासरूम में, कॉन्फ्रेंसेज में जाकर के भेज दिया, जाकर के अटेंड करो, नॉलेज गेन करके आओ। अभी केजरीवाल जी ने अपने मंत्रियों को भेजने की कोशिश की विदेश, वहां से सीख के आएंगे। टीचर्स का जत्था जा रहा है विदेश, वहां से समझ के आएंगे विदेश में किस तरीके से पढ़ाई होती है, और उसका इम्प्लीकेशन यहां पर करेंगे। तो ये हो गया ऑफ द जॉब। फिल्म्स के थ्रू, ठीक है ना, फिल्म्स के थ्रू फिल्म दिखाया गया और बताया गया कि देखो किस तरीके से इस मैनेजमेंट टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से नॉलेज आपको दी जाएगी। केस स्टडी के थ्रू, हाँ, एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट केस स्टडी के थ्रू, है ना। जैसे बहुत सारे केस स्टडीज में आपसे कह सकता हूँ, मैं छोटे छोटे केस स्टडीज ले लेता हूँ, छोटी छोटी बातें ले लेता हूँ आपको समझने के लिए। केस स्टडी का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए आपको अगर ये देखना हो कि किस तरीके से एक जो फुटपाथ पे जो बाजार लगते हैं, दरियागंज में किताब का बाजार लगता है संडे को, तो ये बाजार कैसे फंक्शन करता है, किस तरीके से यहाँ पर कस्टमर आते हैं, किस तरीके से यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन होता है, किस तरीके से यहाँ प्राइसिंग रखी जाती है, किस तरीके के यहाँ प्रोडक्ट मिलते हैं, क्या मटेरियल मिलते हैं, इसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, इसके ऊपर एक केस स्टडी बना दी और इससे सीखा हमने कि सेलिंग कैसे करें, ठीक है ना। सेल्स मैनेजर को या सेल्स एग्जीक्यूटिव को सिखाया गया सेलिंग कैसे करेंगे। आउट ऑफ नो वेयर हाउ कैन यू सेल, राइट। सो दिस इज फ्रॉम केस स्टडीज। कंप्यूटर मॉडलिंग से यहाँ कुछ नहीं करना होता। जैसे देखते हो ना तुम, जैसे जितनी सारी कारें आती हैं तुम्हारे यहाँ, है ना, उनकी जो टेस्टिंग होती है कि ये कार कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी कैपेसिटी टेस्टिंग होती है, स्ट्रेंथ टेस्टिंग होती है ना, तो ये कितना, इसकी टेनेसिटी क्या है, उसकी टेस्टिंग होती है। तो ये सब टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, तो हम कंप्यूटर मॉडलिंग का सहारा लेते हैं। यहाँ पर हम कार को कार से उड़ा के देखते हैं, कार को हम जो है ना एकदम मोटे से पत्थर में टकरा करके देखते हैं कितना इसका चिपकता है। 200 मतलब 100 की स्पीड पे चला के टकरा देते हैं इसको, है ना, पोल से, फिर इम्पैक्ट देखते हैं क्या इम्पैक्ट आया है। तो ये क्या हो गया, कैसे, कहाँ से सीख रहे हैं हम, कंप्यूटर मॉडलिंग से। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्टिबल ट्रेनिंग है, इसको याद रखना यार, है ना, मस्ट लर्न बोल रहा हूं मैं, ठीक है बॉस। क्या है वेस्टिबल ट्रेनिंग? ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। अब यहां पर ध्यान से सुनना है।
अभी रफाल आया ना इंडिया में, तो रफाल हवाई जहाज को चलाना सीखने के लिए जो सुखोई के हमारे पायलट्स थे वो गए फ्रांस में डसॉल्ट एविएशन के यहाँ जाकर के उन्होंने इसकी पूरी ट्रेनिंग ली और फिर यहाँ पर आकर के इसका इस्तेमाल करेंगे, दैट इज वेस्टिबल ट्रेनिंग। ठीक है ना, ठीक। एक्चुअल वर्क फ्लोर से इसका काम होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट आर क्रिएटेड इन अ क्लासरूम एंड एम्प्लॉइज यूज द सेम मटेरियल, फाइल्स एंड इक्विपमेंट। दिस इज यूजुअली डन व्हेन एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। सर बात समझ में आ गई? वेस्टिबल ट्रेनिंग। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इसमें प्री अरेंज्ड और प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ सम स्पेसिफिक स्किल्स, जनरल नॉलेज होता है। इसको हम इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल यूनिट्स में बांट देते हैं। इसको इस तरीके से हम लॉजिकल और सीक्वेंशियल तरीके से इसको करते हैं और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और ट्रेनिंग इस सब यूनिट्स को आंसर, क्वेश्चन आंसर वगैरह करता है, फिलअप्स वगैरह करता है। तो इस तरीके से आपकी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस खत्म हो गए, वेस्टिबल ट्रेनिंग खत्म हो गया और इस तरीके से पूरा चैप्टर हमने क्या किया, फिनिश कर दिया। ठीक है, अब कुछ इसमें बचता नहीं है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर है ये तकरीबन 30 से 35-40 मिनट का ये हो गया होगा। ठीक है, चैप्टर भी काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। तो आप ध्यान से इस लेक्चर को सुनेंगे 2 बार 3 बार तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी, पेपर में एकदम 100% आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके गाइस, बाय।